सोचिए, एक 15 साल की बच्ची के जीवन और उसके शरीर का फैसला किसी अस्पताल का डॉक्टर नहीं बल्कि एक जज कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एक मशीन सिर्फ कुछ सेकंड में 70,000 बच्चों का भविष्य और उनकी क्षमताएं तय कर रही है। मतलब आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पुरानी व्यवस्थाओं और नई वास्तविकताओं के बीच एक जबरदस्त टकराव चल रहा है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है। हाँ, तो सुनने वालों के लिए आज का ये गहन विश्लेषण इन्हीं टकरावों को डिकोड करने का एक प्रयास है। हम आज दी इंडियन एक्सप्रेस की खबरों, संपादकीय और कुछ अहम सरकारी रिपोर्टों के आधार पर राजव्यवस्था, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और तकनीक के पन्नों को पलटेंगे। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यावरण के मुद्दे भी शामिल होंगे। सही कहा। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ये क्यों हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी न्यायपालिका की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने हेट स्पीच पर एक अहम फैसला सुनाया है। हाँ, ये हाल ही की बात है। इसमें उन्होंने इसे संविधान के बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी के खिलाफ बताया, लेकिन कोई नया कानून बनाने से इनकार कर दिया। तो ऐसा क्यों? देखिए, ये मामला भारतीय न्याय व्यवस्था के एक बहुत ही नाजुक संतुलन को दर्शाता है। अदालत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हेट स्पीच केवल एक खराब बयानबाजी नहीं है। ये हमारे गणतंत्र के उस नैतिक ताने बाने पर सीधा हमला है जो विभिन्न समुदायों को एक साथ बांध कर रखता है। मतलब अदालत ने भारत के उस ऐतिहासिक लोकाचार का भी जिक्र किया जहां हमने सदियों से सताए हुए लोगों को शरण दी है। वो तो है, पर जब याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि इस खतरे से निपटने के लिए कोर्ट खुद एक सख्त कानूनी ढांचा तैयार करे, तो कोर्ट ने अपने कदम पीछे क्यों खींच लिए? असल में क्योंकि यहाँ न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत लागू होता है। अच्छा। अगर हम संवैधानिक नजरिए से देखें तो न्यायपालिका का काम ये व्याख्या करना है कि कोई कानून संविधान के दायरे में है या नहीं, लेकिन नए अपराध तय करना संसद का काम है। ठीक है, आइए ऐसे समझते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे खेल का रेफरी ये बता सकता है कि फाउल क्या है, नियम क्या है, लेकिन वो बैठकर नई रूल बुक नहीं लिख सकता। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। अदालत इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहती थी। कोर्ट ने याद दिलाया कि BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पर्याप्त प्रावधान पहले से हैं। मतलब अदालत का मानना है कि नियम पहले से हैं, बस लागू करने वाली एजेंसियां अपना काम ठीक से करें। हाँ, और अगर किसी विशेष कानून की जरूरत है भी तो वो काम विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट के आधार पर संसद को ही करना चाहिए। सही है, लेकिन न्यायपालिका का एक और फैसला है जहां उसने स्थापित मेडिकल राय को दरकिनार करते हुए एक काफी साहसिक कदम उठाया। जस्टिस BV नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने एक 15 वर्षीय नाबालिग के 7 महीने के गर्भ को गिराने यानी MTP का आदेश दिया। और वो भी तब जब एम्स जैसी देश की सबसे बड़ी मेडिकल संस्था ने इसका कड़ा विरोध किया था। बिल्कुल, तो एम्स का तर्क क्या था यहाँ पे? देखिए, एम्स का तर्क मेडिकल साइंस के स्थापित प्रोटोकॉल पर आधारित था। उनका कहना था कि 7 महीने यानी लगभग 28 से 30 हफ्ते के भ्रूण को निकालना गर्भपात नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक तरह की प्री टर्म डिलीवरी होगी। इसमें इस बात की पूरी संभावना थी कि बच्चा जीवित पैदा हो। अरे बाप रे! हाँ, और ऐसे में उसे लंबे समय तक ICU में रखना पड़ता। उसमें जीवन भर के लिए गंभीर विकलांगता का खतरा रहता। एम्स के डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ा नैतिक संकट था। फिर भी कोर्ट ने एम्स को फटकार लगाई। मतलब जब मेडिकल साइंस कह रहा है कि ये प्रक्रिया इतनी जटिल है, तो कोर्ट ने किस तर्क के आधार पर इसे सही ठहराया? कोर्ट ने इस मामले में महिला की शारीरिक स्वायत्तता या जिसे हम बॉडीली ऑटोनॉमी कहते हैं, उसे सर्वोपरि माना। बेंच का स्पष्ट मत था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने और अपनी प्रजनन क्षमता पर निर्णय लेने का अधिकार सीधे तौर पर उस नाबालिग के पास है। ये बहुत अहम बात है। बिल्कुल। अदालत का तर्क ये था कि किसी भी बच्ची को उसकी इच्छा के विरुद्ध मां बनने के लिए मजबूर करना का उसकी गरिमा का गंभीर उल्लंघन है। यहाँ कोर्ट ने मेडिकल नैतिकता से ऊपर उठकर नागरिक के मौलिक अधिकारों को चुना। अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये सिर्फ लीगल बहस नहीं है, बल्कि ये तय करने की लड़ाई है कि किसी व्यक्ति के शरीर पर किसका नियंत्रण है। और इसी तरह के नियंत्रण और स्वतंत्रता की एक और बहस
सबरीमाला मामले में चल रही है। हाँ, 9 जजों की बेंच के सामने, जिसकी अध्यक्षता सीजेआई सूर्यकांत कर रहे हैं। तो इसमें मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, ये भारतीय न्यायशास्त्र के सबसे जटिल सवालों में से एक है। यहाँ मुख्य टकराव संविधान के 2 अनुच्छेदों के बीच है। कौन कौन से? एक तरफ अनुच्छेद 25 है, जो हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और अपने धर्म को आबाद रूप से मानने का अधिकार देता है। ठीक है। और दूसरी तरफ अनुच्छेद 26 है, जो किसी भी धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन खुद करने का अधिकार देता है। पर सवाल तो यही है ना कि अदालत ये कैसे तय करेगी कि मंदिर प्रबंधन का अधिकार बड़ा है या महिलाओं के पूजा करने का अधिकार? ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि क्या अदालतें या विधायिका अंतरात्मा के मामलों पर फैसला सुना सकती हैं? कोर्ट ने हाल ही में एक गहरी टिप्पणी की है कि धर्म के मामले ऐसे नहीं हैं जिन पर कोई धर्मनिरपेक्ष सत्ता फैसला सुनाए। एक धर्मनिरपेक्ष अदालत के लिए सदियों पुरानी परंपराओं की व्याख्या करना बहुत असहज स्थिति पैदा करता है। वाकई, अधिकारों की इस बहस से निकलकर अब अगर हम जमीनी स्तर के प्रशासन की ओर चलें तो वहां भी एक अलग तरह का घर्षण है। पंचायती राज मंत्रालय की जो नई पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आई है, उसके आंकड़े मुझे हैरान करते हैं। हाँ, PII 2.0। जी, 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतों के मूल्यांकन में त्रिपुरा की 80% पंचायतें फ्रंट रनर हैं। केरल और ओडिशा भी बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन यूपी की 57,000 से अधिक पंचायतों में से सिर्फ 51 फ्रंट रनर हैं। और पंजाब की 13,000 से ज्यादा में से केवल 1। यही तो। क्या ये सिर्फ पैसे की कमी का मामला है? नहीं, पैसे से ज्यादा ये प्रशासनिक ढांचे और प्राथमिकता का मामला है। ये इंडेक्स 150 ऐसे संकेतकों पर आधारित है जो सीधे तौर पर सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs से जुड़े हैं। मतलब ये सिर्फ सड़क और बिजली नहीं देखता? बिल्कुल नहीं। ये देखता है कि गरीबी मुक्त गांव, महिला हितैषी पंचायत और स्थानीय डेटा के आधार पर फैसले लेने की क्षमता कैसी है। समझ गया। त्रिपुरा और केरल ने स्थानीय प्रशासन को अधिकार दिए हैं। बड़े राज्यों में ये विकेंद्रीकरण अभी भी कागजों पर ज्यादा है और जमीन पर कम। जमीनी स्तर पर प्रशासनिक बदलाव का एक और बड़ा उदाहरण लद्दाख से आया है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने वहां 5 नए जिलों की घोषणा की है। जी, लेह में शाम, नुब्रा, चांगथांग और कारगिल में जांस्कर और द्रास। हाँ, कहा जा रहा है कि इससे प्रशासन लोगों के दरवाजे तक पहुंचेगा, लेकिन कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। अगर नए जिले बनने से प्रशासन सुधरेगा तो विरोध क्यों? क्योंकि जब आप भूगोल बदलते हैं तो आप अनजाने में राजनीति और जनसांख्यिकी भी बदल देते हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये फैसला तार्किक है, क्योंकि लद्दाख बहुत विशाल है। कुछ गांवों से जिला मुख्यालय की दूरी 300 किलोमीटर से ज्यादा थी। वो तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन KDA नेता सज्जाद करगिले का तर्क जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी पर आधारित है। तो आंकड़े क्या कहते हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार लद्दाख में 46.4% आबादी मुस्लिम है और 39.65% बौद्ध है। उनका दावा है कि इन 5 नए जिलों के बनने से कुल 7 जिलों में से 5 बौद्ध बहुल हो जाएंगे। अच्छा, और केवल 2 मुस्लिम बहुल रहेंगे? बिल्कुल। उनकी चिंता ये है कि प्रशासनिक सुविधा की आड़ में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बिगड़ रहा है। ये क्लासिक उदाहरण है जहां राज्य की प्रशासनिक जरूरत और स्थानीय पहचान के बीच टकराव है। खैर, प्रशासन से इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चलें तो वहां रफ्तार दिख रही है। प्रधानमंत्री ने यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। हाँ, जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। सही। ये 594 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत 36,200 करोड़ रुपए है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे असल में यूपी के 12 जिलों के लिए शरीर की एक मुख्य धमनी की तरह काम करेगा, जो आर्थिक जीवन का संचार करेगी। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसे सप्लाई चेन की भाषा में समझें तो ये एक्सप्रेसवे असल में अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाले घर्षण या फ्रिक्शन को कम करने का टूल है। मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी? 100%। इसके बनने से मेरठ से प्रयागराज का सफर 10-12 घंटे से घटकर 6-7 घंटे रह जाएगा। हरदोई का हैंडलूम उद्योग, उन्नाव का चमड़ा उद्योग, इन सभी को बंदरगाहों तक पहुंचने का एक घर्षण रहित रास्ता मिलेगा। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक संकट से भी निपटना होगा। वित्त मंत्रालय की मैक्रो इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट बताती है कि कच्चे तेल की कीमतें $114 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक स्तर है। हाँ,
और सरकार का कहना है कि इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डालना अपरिहार्य है। क्या सरकार कुछ समय तक सब्सिडी देकर इसे नहीं रोक सकती थी? देखिए, यहाँ अर्थशास्त्र का एक कठोर नियम काम करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई कम हो तो आप कृत्रिम रूप से दाम कम नहीं रख सकते। अगर सरकार सब्सिडी का सारा बोझ उठाएगी तो हमारा राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ जाएगा और विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली होगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, जब तक उपभोक्ताओं को असली कीमत का एहसास नहीं होगा, वे अपनी मांग को नियंत्रित नहीं करेंगे। मूल्य वृद्धि एक कड़वी दवा है, लेकिन ऊर्जा की खपत को मॉडरेट करने के लिए जरूरी है। विदेशी मुद्रा भंडार की बात चली है तो रुपए में व्यापार को लेकर एक अच्छी खबर है। फरवरी में 14,000 करोड़ रुपए का आयात रुपए में हुआ, जिससे लगभग $1.5 बिलियन की विदेशी मुद्रा बची। ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। पर मुझे ये समझना है कि ये तंत्र काम कैसे करता है। हम बिना डॉलर दिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे कर लेते हैं? इसे वोस्ट्रो खातों के जरिए समझा जा सकता है। मान लीजिए भारत रूस से तेल खरीदता है। ठीक है। आमतौर पर हमें इसका भुगतान डॉलर में करना होता है, लेकिन रुपए के व्यापार तंत्र में एक रूसी बैंक भारत के किसी बैंक में अपना वोस्ट्रो खाता खोलता है। अच्छा, तो जब हम तेल खरीदते हैं तो डॉलर भेजने के बजाय रुपए में वो रकम उसी वोस्ट्रो खाते में जमा कर देते हैं। एकदम सही। और बाद में रूस उस रुपए का इस्तेमाल भारत से दवाइयां या मशीनरी खरीदने के लिए कर सकता है। ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हालांकि ये कुल आयात का केवल 2.35% है, पर शुरुआत अच्छी है। वैसे रिजर्व बैंक घरेलू वित्तीय नियमों को लेकर भी सक्रिय है। हाँ, आरबीआई ने 1,000 करोड़ रुपए से कम संपत्ति वाले छोटे एनबीएफसी को पंजीकरण से छूट दे दी है। पर दूसरी तरफ पॉली मार्केट जैसे प्रिडिक्शन मार्केट्स पर पूरी तरह नकेल कसी जा रही है। वीपीएन कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वे ऐसी साइट्स को ब्लॉक करें। ऐसा विरोधाभास क्यों? अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि कैसे सरकार अपनी डिजिटल वित्तीय सीमाओं को सुरक्षित कर रही है। छोटे एनबीएफसी से अर्थव्यवस्था में कर्ज का प्रवाह बढ़ता है और उनमें व्यवस्थागत जोखिम कम है। और पॉली मार्केट में क्या खतरा है? वहाँ लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी के जरिए चुनावों या सट्टेबाजी में पैसा लगा रहे थे। ये सिर्फ गैम्बलिंग नहीं है, ये एक ऐसा चोर दरवाजा है जिससे देश की पूंजी बिना टैक्स के विदेश जा रही है। समझ गया। डिजिटल सीमाओं से बाहर निकलकर अगर हम कूटनीतिक सीमाओं की ओर चलें तो 60 साल बाद यूएई ओपेक से बाहर हो गया है। आखिर इसके पीछे क्या गणित है? ओपेक का पूरा काम ही उत्पादन को नियंत्रित करना है ताकि तेल की कीमतें ऊंची बनी रहें। लेकिन यूएई 2027 तक अपना उत्पादन 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन करना चाहता है। तो ओपेक उसे रोक रहा था? हाँ, उनके कोटे के कारण। यूएई का मानना है कि दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ रही है, इसलिए अपने तेल को आज ही निकालकर बेच देना चाहिए। ऊपर से सऊदी अरब के साथ उनके भू राजनीतिक तनाव ने भी काम किया है। तो भारत जैसे बड़े तेल आयातक के लिए तो ये फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। आपूर्ति बढ़ेगी तो कीमतों पर नीचे की तरफ दबाव आएगा। चलिए, ये तो अच्छी खबर है। और कूटनीति की ही बात करें तो भारत और ईरान के बीच भी बातचीत तेज हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची के बीच 2 महीने में 7वीं कॉल हुई है। इसके पीछे बहुत ही व्यवहारिक कारण है। जैसे कि हॉर्मुज जलडुमरू। हाँ, हॉर्मुज से हमारा लगभग 40% तेल आता है। वहाँ तनाव है तो भारतीय जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। और दूसरा बड़ा कारण वहाँ से 2,464 भारतीयों की निकासी था। संकट के समय में अपने नागरिकों की रक्षा सबसे पहले आती है। अब बात करते हैं एक ऐसे मोर्चे की जहां तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा टकरा रहे हैं। चीन ने मेटा के $2 बिलियन के मानुस जनरल एआई डील को ब्लॉक कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है एआई की दुनिया में। और चीन सॉफ्टवेयर से इतना क्यों डर रहा है? क्योंकि मानुस में एक तकनीक है जिसे रियल टाइम टूल कॉलिंग कहते हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं लिखता, ये इंटरनेट खंगाल सकता है और आपके कंप्यूटर के अन्य ऐप्स को स्वायत्त रूप से चला सकता है। रुकिए, तो क्या ये एआई अब सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि 21वीं सदी का नया परमाणु हथियार बन गया है? एक तरह से हाँ। चीन अपने डेटा को एक सख्त ग्रेट फायरवॉल के पीछे रखता है। वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक अमेरिकी एआई उनके सिस्टम में घुसकर स्वतंत्र रूप से काम करे। ये उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ये तो डरावना है। लेकिन एआई केवल महाशक्तियों का खेल नहीं है, ये हमारे क्लासरूम तक पहुंच चुका है। जोधपुर के स्कूलों का एक रोचक उदाहरण सामने आया है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा। वहां एक एआई ऐप ने सेकंड्स में 70,000 छात्रों की सब्जेक्टिव कॉपी चेक की
और 1 से 10 के स्केल पर रिपोर्ट कार्ड बनाए, जैसे जीवराज सिंह नाम के छात्र की कॉपी। ये एक शिक्षकों के लिए बहुत मददगार है, खासकर लर्निंग गैप पहचानने में। पर एक बात बताइए, सब्जेक्टिव विषयों की कॉपियां एआई कैसे जांच सकता है? क्या मशीन में मानवीय पूर्वाग्रह नहीं आ सकते? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। एआई उसी डेटा पर प्रशिक्षित होता है जो उसे दिया जाता है। सब्जेक्टिविटी मापना अभी भी एआई के लिए एक चुनौती है, और पूर्वाग्रह या बायस की समस्या भविष्य में एक बड़ी बहस का विषय बनेगी। बिल्कुल। खैर, एआई से निकलकर पर्यावरण की बात करते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन और उसके 4 शावकों की मौत हो गई। और वो मौतें सांस के संक्रमण के कारण हुई। ये बहुत चिंताजनक है। और पर्यावरण का एक और मुद्दा मेकांग नदी से जुड़ा है। वहां रेयर अर्थ माइनिंग के कारण भारी धातुओं का जहर फैल रहा है। जी, आर्सेनिक और लेड जैसी धातुएं नदी में घुल रही हैं। ये थाईलैंड और वियतनाम की खाद्य सुरक्षा को सीधे खतरे में डाल रहा है। विकास की कीमत पर्यावरण चुका रहा है। अब इन सब खतरों के बीच रक्षा क्षेत्र से एक खबर है। डीआरडीओ ने विक्रम VT-21, जिसे FICV भी कहते हैं, उसका निर्माण किया है। हाँ, ये पुरानी सोवियत BMP-2 फ्लीट की जगह लेगा। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? देखिए, विक्रम VT-21 65% स्वदेशी है और ये नेटवर्क केंद्रित युद्ध के लिए तैयार है। मतलब युद्ध के मैदान में हर टैंक, ड्रोन और सैनिक रियल टाइम में डेटा शेयर कर सकेंगे। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अहम है। तो आज हमने इस गहन विश्लेषण में बहुत कुछ कवर किया। सुप्रीम कोर्ट के जटिल फैसलों से लेकर लद्दाख के भूगोल, रुपए की ताकत और जोधपुर के एआई स्कूल तक। और अगर हम देखें तो कैसे हर घटना आपस में जुड़कर एक बड़ी तस्वीर का निर्माण करती है। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सुनने वालों के लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं। आज हमने देखा कि एआई जोधपुर में बच्चों की सब्जेक्टिव कॉपियां जांच रहा है और अमेरिका चीन मानुष के लिए लड़ रहे हैं। जरा सोचिए, जब भविष्य में यूपीएससी जैसी देश की सबसे कठिन प्रशासनिक परीक्षाएं भी एआई जांचने लगेगा, तो क्या वो सिविल सेवकों की मानवीय अंतरात्मा को माप पाएगा? वही अंतरात्मा जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला केस में की थी। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।